हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। एंड इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। इनिशियली हमने पढ़ा था कार्बन की टेट्रावेलेंसी के बारे में। फिर हमने डिस्कस किया था किस तरह से हम डॉट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। एंड हमने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी डिस्कस किया, फंक्शनल ग्रुप्स भी डिस्कस किया, होमोलॉगस सीरीज, एंड लास्ट वीडियो में हमने नॉमेनक्लेचर भी डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, कार्बन से रिलेटेड, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यह है कि हमें इसकी केमिकल रिएक्शंस, हम लिख सकते हैं रिएक्शंस। सो दैट मीन्स हमें कार्बन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है कि कार्बन के कंपाउंड्स किस तरह की रिएक्शंस दिखाता है। तो इस सेक्शन में हम इसी चीज़ को कवर करेंगे कि कार्बन कंपाउंड्स कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है। ऑल्दो इसके लिस्ट में बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी, मींस एक लिस्ट बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसमें से हम कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Since most of the fuels that we use are they are either carbon or its compounds, we shall first read about the combustion. तो सबसे पहली रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे दैट इज द कंबस्शन रिएक्शन। क्योंकि जो फ्यूल्स हम यूज करते हैं दे आर बेसिकली, उनमें से जो अक्सर होते हैं दे आर कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन या इसके कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कोल है, गैस है। सो दे आर ऑल कार्बन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले कंबस्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कंबस्टिंग इज नथिंग, इट इज व्हाट, इट्स बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसी को कंबस्शन कहा जाता है। कार्बन इन इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। तो जब भी कार्बन या अपनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में इसको हम जलाते हैं, इसको बर्न करते हैं, तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इसका प्रोडक्ट होता है। इन एडिशन टू दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे आप पहली रिएक्शन को देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। तो बाकी जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मीथेन गैस की एग्जाम्पल दी है, CH4, इसकी बर्निंग में देखिए तो उसमें भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस होती है। इन एडिशन टू दैट हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस, एंड यहाँ इस केस में वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होंगे, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स प्रेजेंट होंगे। अनदर कार्बन कंपाउंड है, अगर आप देखिए इट इज एन अल्कोहल, OH ग्रुप इसमें है तो अल्कोहल है। दैट मीन्स अल्कोहल को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन प्रोड्यूस होता है, एंड इन एडिशन टू दैट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एंड हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो इस रिएक्शन को कंबस्शन रिएक्शन कहा जाता है। इन शॉर्ट आप याद रखेंगे कि कंबस्शन रिएक्शन इज व्हाट, इट्स अ बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसके मेन प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स होते हैं, एंड इन एडिशन टू दैट हीट एंड लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई है, एक्टिविटी 4.3, और उसमें कहा है कि आपने कुछ कार्बन कंपाउंड्स लेना है। यू हैव टू टेक सम ऑफ द कार्बन कंपाउंड, जिसमें नेप्थलीन के एग्जांपल, नेप्थलीन, कैम्फर या अल्कोहल, जो कि यूजुअली लैब में प्रेजेंट होते हैं, ये सारे केमिकल सब्सटेंसेस। इनको आप एक बाय एक लेंगे, वन बाय वन लेंगे ऑन द स्पैचुला, ठीक है, एक छोटा सा चम्मच जैसा होता है स्पैचुला जो लैब में प्रेजेंट होता है, और उसको बर्न करेंगे आप, मीन्स डायरेक्ट फ्लेम पे रख के उसको बर्न करना है। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम एंड नोट वेदर स्मोक इज प्रोड्यूस्ड। आपने फ्लेम देखनी है, फ्लेम किस तरह की वहां से निकलेगी, क्योंकि फ्लेम के डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, उसका नेचर डिफरेंट हो सकता है। तो आपने ये भी ऑब्जर्व करना है कि फ्लेम कैसी है और क्या वहां से कोई स्मोक, किसी तरह का धुआं प्रोड्यूस होता है। प्लेस ए मेटल प्लेट अबव द फ्लेम, जब ये कार्बन के कंपाउंड्स हम जलाएंगे तो उससे जो फ्लेम निकलेगी उसके ऊपर हम किसी मेटल प्लेट को रखेंगे। इज देयर अ डिपोजिशन ऑन द प्लेट इन केस ऑफ एनी कंपाउंड्स, क्या किसी कंपाउंड के केस में आप उस पर कोई डिपोजिशन उस प्लेट पे देखेंगे। ये एक एक्टिविटी आपने करनी है। दूसरी एक्टिविटी यहाँ पे एक्टिविटी 4.4 बताई है आपने, एक यू हैव टू लाइट ए बंसन बर्नर। तो बंसन बर्नर अगर आपको नहीं पता है, लैब में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ टेबल पे रखा मिलेगा, इस तरह का एक बर्नर होता है। ओके, इस तरह का एक बर्नर होता है जिसे हम बंसन बर्नर कहते हैं, ठीक है। इसमें
गैस का कनेक्शन होता है एंड इट हैज़ सम होल्स ऑल्सो, यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं नीचे, एंड यहाँ पे हम इसको जलाते हैं तो फ्लेम निकल जाती है। तो बेसिकली कनेक्टेड होता है। इसमें जो फ्यूल होता है दैट इज़ मेनली नेचुरल गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहेंगे, जो प्रोपेन ब्यूटेन या इनका मिक्सचर होता है, तो वो उसमें फ्यूल यूज होता है। तो आपने उसको बर्न करना है एंड उसके होल, जैसे मैंने आपको यहाँ कहा कि इसके नीचे होल्स होते हैं छोटे छोटे फॉर एयर, क्योंकि आग यहाँ से हवा अंदर जाए, क्योंकि वो कंबस्शन के लिए ज़रूरी है। आपने उन होल्स को एडजस्ट करना है एट द बेस टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स या प्रेजेंस ऑफ स्मोक। आपने चेक करना है, मीन्स जब आप होल्स को एडजस्ट करेंगे, कुछ बंद करेंगे कुछ छोड़ेंगे, तो आपको डिफरेंट फ्लेम्स ऊपर मिलेंगी। When do you get a blue flame? ब्लू फ्लेम आपको किस केस में मिलती है, कब मिलती है? तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस रेज हुए हैं इन दो एक्टिविटीज में, जिनका आंसर हमें आगे मिलेगा। देखिए, अगर आप इस केस में देखें, जैसे हमने पहली एक्टिविटी में देखा, आपने नेप्थलीन लिया था, कैम्फर लिया था, अल्कोहल लिया था। इस केस में आपने देखना है स्मोक आता है कि नहीं आता। इसमें जो एक्टिविटी 4.3 में जो हमने कार्बन कंपाउंड्स लिए हैं, ये सब के सब एग्जांपल्स हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के। दे आर अनसैचुरेटेड एंड जो मैंने आपको कहा, बंसन बर्नर में हम गैस यूज करते हैं, नेचुरल गैस हो, प्रोपेन ब्यूटेन मीथेन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो गैस बेसिकली होता है। एंड इसका नेचर यह है कि इसमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स इस केस में, पहले वाले केस में अपने मेटल फ्लेम पे जो मेटल प्लेट रखा था, इज देयर एनी डिपोजिशन ऑन द प्लेन, क्या कोई डिपोजिशन आपको प्लेट पे मिलेगी? तो इसका आंसर यस होगा। इसका आंसर यस है, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं, द बर्न विद द येलो फ्लेम, ये येलो फ्लेम के साथ जलते हैं एंड उनमें उनकी फ्लेम सूटी होती है, एक धुआं जैसा निकलता है ब्लैक कलर का, जिसको सूट कहा जाता है। तो सूटी फ्लेम होता है एंड वो सूट जो है वो डिपॉजिट होगा ऑन द मेटल प्लेट। तो जब आप उसमें मेटल प्लेट रखेंगे तो आपको एक ब्लैक लेयर मिलेगा, इस प्लेट के ऊपर आपको एक ब्लैक लेयर मिलेगा एंड दैट विल बी बेसिकली फॉर्म्ड बाय द सूट। ठीक है, जो इसमें सूट बनता है, जो इसमें धुआं जैसा निकलता है, एंड दैट इज वाई बिकॉज कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे गिव येलो फ्लेम, क्यों? क्योंकि वो अच्छे फ्यूल्स नहीं होते हैं। इसके केस में सेकेंड एक्टिविटी में आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, बिकॉज सैचुरेटेड हैं तो दे आर गुड फ्लेम्स, दे विल बर्न विदाउट दिस सूट, उनमें सूट नहीं होगा, एंड दे विल ऑल्सो बर्न विद द ब्लू फ्लेम। ओके, ब्लू फ्लेम। एंड यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन रेज हुआ कि ब्लू फ्लेम आपको कब मिलेगा? तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि ब्लू फ्लेम आपको उस केस में मिलेगा जब आप सारे होल्स को यहाँ पे ओपन रखेंगे, इस बंसन बर्नर के सारे होल्स को ओपन रखेंगे, ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो फॉर दिस बर्निंग। क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी जाके कंप्लीट बर्निंग होती है, एंड सूट प्रोड्यूस नहीं होता है, येलो फ्लेम नहीं आता है। एंड जब लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की होगी तो उस केस में बर्निंग विल नॉट बी, ब्लू फ्लेम विल नॉट बी ऑब्टेन्ड इन दैट केस। तो वही चीज यहाँ पे डिस्कस की है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं दे जनरली गिव क्लीन फ्लेम देते हैं, वाइल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स गिव अ येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। इसी ब्लैक स्मोक को आप सूट कहते हैं। This results in the sooty deposit on the metal plate in the activity 4.3, जैसे हमने डिस्कस किया। However, limiting the supply of air results in incomplete combustion of even saturated hydrocarbons, giving a sooty flame। जैसे हमने इस केस में डिस्कस किया कि यहाँ पे हमने होल्स को बंद करके लिमिट किया हमने एयर की सप्लाई को, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा, एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से सूटी फ्लेम उसमें भी आएगा। द गैस या केरोसिन जो होता है, स्टोव यूज्ड एट होम हैज इनलेट्स फॉर द एयर सो दैट सफिशिएंटली ऑक्सीजन रिच एयर उसमें घुस जाए, मिक्सचर उसमें आ जाए, एंड उसमें क्लीन ब्लू फ्लेम हमें मिलती है। ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने घर पे देख सकते हैं। गैस बर्नर है या जो एलपीजी गैस का बर्नर होता है जिसपे खाना पकाते हैं, उसमें बहुत सारे होल्स आप देखेंगे। इसका रीज़न यही होता है ताकि आपको उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हो। If you observe the bottoms of the cooking vessels getting blackened, it means that the air holes are blocked। तो समटाइम्स क्या होता है, घर में खाना पकाते पकाते ये कंप्लेंट आ जाती है कि जो बर्तन है उसमें सूट आ जाता है, ब्लैक कलर वो बन जाते हैं।
तो फिर हम कहते हैं कि भाई गैस में कोई खराबी है, इसमें कोई ब्लॉक आ चुका है, क्योंकि ब्लॉक आने की वजह से ही लिमिटेड सप्लाई आया तो इनकम्प्लीट कंबस्शन हो गई, जिसकी वजह से गैस भी ज़ाया होती है। तो क्योंकि जब जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी तो इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या होगा, लेस एनर्जी निकलेगी, जो हीट एनर्जी होगी वो लेस होगी। सो दैट मीन्स इसके केस में जो जो फ्यूल है वो भी ज़ाया होता है, वो एफिशिएंटली बर्न नहीं होता है, तो इसलिए फ्यूल्स वेस्ट हो जाते हैं। फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम have some amount of nitrogen sulfur in them. Their combustion results in the formation of oxides of sulfur and nitrogen, which are major pollutants in environment. तो कोल एंड पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, उसमें कुछ अमाउंट्स ऑफ सल्फर नाइट्रोजन भी होता है, तो उनके ऑक्साइड्स बनते हैं जब उसकी बर्निंग होती है। सो दे विल कंट्रीब्यूट ऑब्वियसली टू द पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब यहाँ पे फ्लेम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे शेयर किया गया है कि हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड इधर कोल और वुड फायर, तो इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस हमें लगेगा। इफ नॉट, द नेक्स्ट टाइम you get a chance, take a close note of what happens when wood or coal starts to burn. तो कुछ substances जो हैं वो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, एंड some of them they burn without the flame. ये बेसिकली डिस्कशन है। तो इसी तरह से आप कैंडल जलाएं, एलपीजी जलाएं, तो उसमें आप देखेंगे फ्लेम आ जाता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इफ यू टेक सम कोल और चारकोल, किसी अंगीठी में आपने जलता हुआ देखा हो, सो दैट ग्लोज रेड एंड गिव्स आउट हीट विदाउट फ्लेम, तो फ्लेम के बगैर। दिस इज बिकॉज वाई, इसका रीजन क्या है, द रीजन इज दिस इज बिकॉज द फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैशियस सब्सटेंसेस बर्न। जब गैशियस सब्सटेंसेस जलते हैं, उनको बर्न किया जाता है, तो उस केस में फ्लेम आ जाता है। तो वुड और चारकोल जब हम इग्नाइट करते हैं, तो जो उनमें वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं, बर्न विद द फ्लेम इन द बिगिनिंग, ठीक है, उसके बाद वो फ्लेम नहीं रहता है। तो दिस इज द रीजन वाई फ्लेम इज देयर। फ्लेम किसी केस में क्यों है और कुछ केसेस में क्यों नहीं है। लुमिनस फ्लेम इज सीन luminous flame is seen when the atoms of the gaseous substance are heated and start to glow. तो luminous flame basically means जो yellow flame होती है, because that is glowing. yellow flame, उसी को हम luminous flame कहते हैं। वो हमें तब देखने को मिलती है जब gaseous substances heat up होते हैं, वो glow हो जाते हैं। तो हर एक एलिमेंट जो है that produces, जो उसमें जो कलर प्रोड्यूस होता है बाय बर्निंग, वो उस एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो आपको यहाँ कॉपर वायर को बताया गया, ट्राई एंड हीट ए कॉपर वायर इन द फ्लेम ऑफ द गैस टू एंड ऑब्जर्व इट्स कलर। यू हैव सीन दैट इनकम्प्लीट कंबस्शन गिव्स सूट विच इज कार्बन। तो इस केस में कार्बन जो है दैट इज बेसिकली द सूट विच इज प्रोड्यूस्ड, एंड मोस्टली हमें येलो फ्लेम्स में ये चीज मिलेगी। ऑन दिस बेसिस व्हाट विल यू एट्रीब्यूट द येलो कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम टू। सिमिलरली कैंडल के केस में भी हमें येलो फ्लेम देखने को मिलता है। तो येलो फ्लेम हमें कैंडल के केस में, या जहां भी येलो फ्लेम हमें मिलता है, या हम कहेंगे लुमिनस फ्लेम मिलता है, दैट इज ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबस्शन। तो हम यहां कहेंगे कि इसकी इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, या जो वैक्स होता है जिसका कैंडल बना होता है, पैराफिन, दैट इज ऑल्सो अनसैचुरेटेड इन नेचर। तो वो भी एक रीजन है कि इस केस में येलो फ्लेम हमें देखने को मिलेगा। एंड ये पॉइंट भी हमें याद रखना है कि जो कार्बन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इसके पार्टिकल्स को जब हम हीट अप करते हैं, ठीक है, जब हम उसको हीट करते हैं वेरी हाई टेम्परेचर, तो उसकी वजह से वो ग्लो होने लगता है, ठीक है, वो हीट हो जाते हैं तो ग्लो होने लगता है, जिसकी वजह से हमें ये ल्यूमिनस फ्लेम या येलो फ्लेम देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद और एक फैक्ट, ये आपने लोअर क्लास से पढ़ा है कि फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। Coal and petroleum have been found from the biomass. We know that coal and petroleum, they are fossil fuels. Okay, they are fossils, या हम कहेंगे fossil fuels, which have been subjected to various biological and geological processes. Means biomass का मतलब यह है कि जो plants and animals के जो remains होते हैं, bio which is related to life, तो उसमें एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं। तो कोल की अगर बात करें, जो ट्रीज, फर्न्स या दूसरे प्लांट्स हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ये बिलीव होता है, इट्स बिलीव्ड कि वो अर्थक्वेक्स की वजह से या वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से दे गॉट क्रश्ड इनटू द अर्थ। उसके बाद बिकॉज ऑफ अर्थ के अंदर जाने के बाद उन पे हैवी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बिकॉज ऑफ द लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड रॉक,
एंड स्लोली दे गॉट डिकेड एंड कन्वर्टेड इनटू द कोल। इसी तरह से ऑयल एंड गैस, जो रिमेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो समंदर में रहते हैं, सी में रहते हैं, सो वो मर गए तो दे गॉट सैंक टू द बेड, दे वर कवर्ड बाय द स्लिट। तो बैक्टीरिया ने उनके रिमेन्स को क्या किया, डिकम्पोज किया एंड स्लोली वो टर्न हो गए, दे वर टर्न इनटू द ऑयल एंड गैस अंडर हाई प्रेशर, बिकॉज पानी के नीचे बहुत ज़्यादा, समुद्र के नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। उसके बाद जो स्लिट है वो कंप्रेस होके रॉक्स में कन्वर्ट हो गई, और ये जो ऑयल या गैस है उन्हीं के अंदर मींस जस्ट लाइक जिस तरह से एक स्पंज के अंदर वाटर जाता है, इस तरह से दीज गॉट सीप्ड इनटू दोज रॉक्स। क्लियर है। फिर उसको हम डिफरेंट प्रोसेसेस से, जो माइनिंग की प्रोसेस, हम कोल को निकालते हैं या पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन होती है, तो देन फर्दर प्रोसेसिंग के बाद एज फ्यूल यूज होता है। कैन यू गेस वाई कोल एंड पेट्रोलियम इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स? यस, ऑब्वियसली कोल एंड पेट्रोलियम को फॉसिल इसलिए कहा जाएगा क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स वही फ्यूल्स होते हैं जो डेड रिमेन्स से, एनिमल्स एंड प्लांट्स के डेड रिमेन्स से बने हैं। एंड जस्ट वी डिस्कस्ड कि ये कोल एंड पेट्रोलियम जो है ये भी डेड रिमेन्स से अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ उससे बना है। देयरफॉर दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द फॉसिल फ्यूल्स। सो ये तो हमने बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी कार्बन कंपाउंड्स की, कंबस्शन। ठीक है। सेकंड में यहाँ पे याद रखना है कि कोल एंड पेट्रोलियम, कोल तो है ही है कार्बन, ये कार्बन एज इट होता है, एंड पेट्रोलियम जो होता है दैट इज द हाइड्रोकार्बन्स, मेनली उसमें जो कंपोनेंट होते हैं दे आर हाइड्रोकार्बन्स। नाउ लेट्स मूव टू अनदर रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन जो यहाँ पे डिस्कस हमें करना है दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कार्बन कंपाउंड्स शो द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये डिस्कशन स्टार्ट होगा विद एन एक्टिविटी 4.5। तो एक्टिविटी 4.5 में यू हैव टू टेक 3 ml ऑफ एथेनॉल, एंड वी नो एथेनॉल इज एन अल्कोहल, इन द टेस्ट ट्यूब एंड वार्म इट जेंटली इन वाटर बाथ। मीन्स डायरेक्ट हीटिंग हमें उसकी नहीं करनी है। रीज़न उसका यही है कि अगर आप अल्कोहल को डायरेक्ट फ्लेम पे हीट करेंगे तो दैट विल कैच द फायर। तो इसलिए हमें वाटर बाथ के अंदर हमें वाटर लेना है, उसको गर्म करना है, और उसके अंदर हमें इस अल्कोहल को गर्म करना है। 3 ml बहुत कम अमाउंट हमें लेना है। एड 5% सोल्यूशन ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 अल्कलाइन हमें लेना है, एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप इस सॉल्यूशन में हमें ऐड करते रहना है। डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट परसिस्ट व्हेन इट इज एडेड इनिशियली? तो इनिशियली में देखना है कि क्या इसका कलर रहता है या वो खत्म हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का एक डीप पर्पल कलर इसका होता है, वो हमें चेक करना है। व्हाई डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट नॉट डिसअपीयर व्हेन एक्सेस इज एडेड? तो देखिए यहां पे जो रीजन है इस ऑब्जर्वेशन का, दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑकरिंग। जो हम पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हम यहां पे लेते हैं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब हम पहले अल्कोहल के अंदर इसको ऐड करते हैं तो इनके बीच में ऑक्सीडेशन में 3 ml एथेनॉल लिया था, इसका रिएक्शन हमने किया, हमने पोटेशियम परमैंगनेट किया, तो इनिशियली हमें देखने को मिलेगा कि कलर जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, इनिशियली कलर जो पोटेशियम परमैंगनेट का, जो मैंने आपको कहा कि इसका पर्पल कलर होता है, डीप पर्पल कलर, वो चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम एक्सेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इसमें ऐड करते हैं देन वो अगेन वापस अपना कलर आ जाता है उसका पर्पल। उसका रीजन यह है कि जितना अमाउंट हमें अल्कोहल प्रेजेंट था वो तो रिएक्शन कर जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में, एंड वो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। जो एक्स्ट्रा हम इसमें डाल रहे हैं उसके लिए अल्कोहल अब नहीं होगा कि वो रिएक्ट कर पाए। So you have learnt about the oxidation reactions in the first chapter. Carbon compounds can be easily oxidized on combustion. तो अभी हमने combustion reaction जो पढ़ा वो भी oxidation reaction ही है। ठीक है, मीन्स जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो वहां पे हमने देखा कि कार्बन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में इट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड। एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर भी मिलता है वेपर्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो दैट मीन्स इट्स ऑक्सीडेशन। एंड यहां पे भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वी कैन से कि कंबस्शन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। तो कंबस्शन एक ऐसी ऑक्सीडेशन है जिसमें हीट और लाइट भी निकलती है, ओके, या जिसमें बर्निंग होती है। तो
इस केस के अंदर ऑक्सीडेशन जब हो विदाउट बर्निंग, या रादर बेटर टू से यस विदाउट बर्निंग जब हम कहेंगे, तो उस केस में हम उसको मींस उस केस में वी कैन सिंपली कॉल इट एज ऑक्सीडेशन. ओके, तो इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन, क्योंकि कंबस्शन इज ऑल्सो वन मोर डिफरेंस, कंबस्शन इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन. तो वी हैव रिएक्शंस इन विच अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा बाय द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो हमने यहाँ पे एक्टिविटी में भी देखा. ये हम बेसिकली सेम रिएक्शन बता रहे हैं. तो लेट्स सी व्हाट इज द रिएक्शन. तो इस रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा? व्हेन वी टेक द अल्कोहल, दिस इज एथेनॉल, इन दिस केस वी हैव टेकन एथेनॉल. एथेनॉल को जब आप KMNO4, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कलाइन KMNO4 लेंगे और उसको हीट करेंगे, या K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे, इसको हीट करेंगे तो आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. दिस इज एथेनोइक एसिड इन दिस केस, एथेनोइक एसिड इन दिस केस. ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ऑक्सीडेशन हो रहा है. अब यहाँ पे जो जब KMNO4 या K2Cr2O7 ऐड कर रहे हैं, तो इनका काम है दे विल एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि इट विल मींस फैसिलिटेट द ऑक्सीजन, इट विल बेसिकली प्रोवाइड द ऑक्सीजन फॉर द रिएक्शन टू गो. ओके, तो यहाँ पे एडिशन क्या हुआ? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है. अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग alcohols to acids in this reaction, and that is adding oxygen to the starting material. तो यहाँ पे जो इथेनॉल हमने स्टार्टिंग मटेरियल था, इनका काम यह है कि इसको ऑक्सीजन देते हैं. तो वही आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड किया है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. दैट इज वाई इनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन को फैसिलिटेट करते हैं. तो जो ऊपर हमने एक्टिविटी देखी थी, ये उसी की रिएक्शन है. तो उसका रीज़न मैंने आपको बताया. इनिशियली हमने ऐड किया पोटेशियम परमैंगनेट हमने ऐड किया, तो उसमें कलर चेंज हुआ, बिकॉज उस टाइम जो पोटेशियम परमैंगनेट हमने लिया था वो रिएक्ट होके अल्कोहल से, जितना अमाउंट ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट था उससे रिएक्ट होके उसने जो प्रोडक्ट बना लिया. अब उसके पास फर्दर उसके पास अल्कोहल नहीं है कि वो रिएक्ट कर पाए. कंप्लीट रिएक्शन हुई है अल्कोहल की, ऑक्सीडेशन हुई है अल्कोहल की. उसके बाद द कलर कम्स अगेन, बिकॉज हम एक्सेस डाल रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स अगर हम इसमें और अल्कोहल ऐड करेंगे तो कलर फिर से डिसअपियर होने लगेगा. सो दिस इज वन ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द ऑक्सीडेशन. तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास है एडिशन रिएक्शन. तो देखिए, एडिशन रिएक्शन जैसे में नाम से पता चलता है, यू आर एडिंग समथिंग. ओके, यहाँ पे एडिशन होता है किसी एटम का टू द केमिकल सब्सटेंस. तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट्स सच एज पैलेडियम या निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात की गई है. तो आई विल टेल यू दैट एडिशन रिएक्शंस जो है, दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. उसका रीजन भी आपको बताऊं व्हाई इट इज सो. देखिए, जो इसको हम अनसैचुरेटेड कार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे. लेट्स सपोज कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो दैट मीन्स बेसिकली इस कार्बन को, लेट्स सपोज देयर आर हाइड्रोजन्स, हम इथीन के एग्जांपल लेंगे. तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अनसैचुरेटेड हम इसको इसलिए कहते हैं कि कार्बन को बेसिकली कोई और एटम अवेलेबल नहीं हुआ है जो इसकी हर एक कार्बन की, यहाँ पे दोनों कार्बन्स की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता. इसलिए इनके पास जो ऑप्शन बचा था दैट वाज कि आपस में बॉन्ड करते, तो इन्होंने ऐसा किया. अनसैचुरेटेड है ये, लेकिन दैट मीन्स यहां पॉसिबिलिटी है कि हम दूसरे एटम को लेके कार्बन को दे दें. एंड अगर हम दूसरा एटम लेके कार्बन को देते हैं तो उसके चलते व्हाट इट विल डू, इट विल इसका जो है डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे एटम्स जो इनकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेगा. एज ए रिजल्ट उसकी अनसैचुरेशन ब्रेक होती है एंड वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है. तो वही यहां बात कही गई कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम ये कहेंगे, जनरलाइज करके ये कहेंगे कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. इस केस में एग्जाम्पल अगरचे
हाइड्रोकार्बन्स का दिया गया है, लेकिन अनसैचुरेटेड कार्बन जो कार्बन कंपाउंड्स होंगे उनमें हम किसी भी एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है। यहाँ पे एडिशन हाइड्रोजन का बताया गया, आप हाइड्रोजन का ऐड करते हैं एंड ये जो रिएक्शन है इसको हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं एंड हाइड्रोजनेशन में आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं अक्रॉस द डबल बॉन्ड। मैंने आपको दिखाया यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको आप ब्रेक करेंगे एंड अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे एंड दिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट्स। ओके, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल स्पीशीज होता है जो उसको आप रिएक्शन में यूज करते हैं एंड रिएक्शन में वो इटसेल्फ तो रिएक्ट नहीं करता है लेकिन रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। कैटलिस्ट उसको एनहांस करता है इसकी रिएक्शन को। तो यहाँ पे मेटल पैलेडियम या निकल यूज करेंगे एज ए कैटलिस्ट एंड कैटलिस्ट क्या करेगा? कैटलिस्ट का काम देखिए, हाइड्रोजन जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसकी हाइड्रोजनेशन होगी। आप इस रिएक्शन को देखें, हाइड्रोजन आप ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है ना बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, तो उसका ब्रेक करना ईजी नहीं होता, आपको बहुत एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए आप क्या लेते हैं? आप एक मेटेलिक सरफेस लेते हैं तो उस पे ये हाइड्रोजन एडजॉर्ब होता है, एक फिनोमिना एडजॉर्प्शन का होता है जिसके चलते ये ब्रेकिंग बॉन्ड की ब्रेकिंग ईजी हो जाती है। तो तभी जाके रिएक्शन का जो रेट है वो चेंज हो जाता है, फास्ट रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा भी है कैटलिस्ट किसे हम कहेंगे, जो खुद तो रिएक्शन में यूज नहीं होगा लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को ही चेंज करेगा, प्रोसीड रिएक्शन फास्टर होगी। ऑल्दो इसके दो टाइप्स हैं, एक ऐसा कैटलिस्ट भी होता है जो रिएक्शन को रिटार्ड भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम मीनिंग इसकी वही लेंगे कि ये रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा। So this reaction is commonly called as the hydrogenation reaction। जैसे मैंने आप ऑलरेडी कहा, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग निकल कैटलिस्ट। तो वेजिटेबल ऑयल्स की हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उनकी हाइड्रोजिनेशन करके उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया जाता है। Vegetable oils generally have long unsaturated carbon chains while animal fats have saturated carbon chains. You must have seen advertisements stating that some vegetable oils are healthy. Animal fats generally remain saturated fatty acids which are said to be harmful for health. So इसलिए oils containing unsaturated fatty acids should be chosen for cooking. ये एक सलाह दी है। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को ऐड किया। अब ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्या हाइड्रोजन ही हम अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नो। आप दूसरे एटम्स को जैसे हेलोजन्स को ऐड कर सकते हैं, आप हेलोजन्स को ऐड कर सकते हैं। हेलोजन्स जैसे हमने ऑलरेडी कहा ग्रुप 17 एलिमेंट्स जिसमें क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, इनको ऐड कर सकते हैं अक्रॉस द डबल बॉन्ड। तो अगर आप हाइड्रोजन के बजाय ये हेलोजन्स लेते हैं तो इस रिएक्शन को फिर हेलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द एडिशन रिएक्शन। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन को आप ये कहें कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जैसे नाम से पता चला ये सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये कि आप एक एटम को हटा के दूसरा उसमें लाएंगे। एडिशन की तरह नहीं, एडिशन में तो जितने एटम्स मॉलिक्यूल में ऑलरेडी प्रेजेंट थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे और एडिशनली आप कोई और एटम ऐड कर रहे हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, आपने सब्स्टिट्यूट करना है किसी एटम को एंड ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं दे आर जनरली वेरी स्टेबल, अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है, इनर्ट होते हैं। लेकिन अगर आप सनलाइट में इस रिएक्शन को करते हैं, क्लोरीन लेट सपोज ऐड करेंगे इसमें, तो ये रिएक्शन फास्ट होगा, इट विल बी वेरी फास्ट। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन, सो इट्स कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस ऑफ द अनदर। ठीक है, एक एटम या एक से ज्यादा एटम्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे एटम से या ग्रुप ऑफ एटम्स से। तो इसमें भी बहुत सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, यहाँ पे हम बहुत शॉर्ट में इसको पढ़ रहे हैं, तो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। जैसे मीथेन की यहाँ पे क्लोरीनेशन दिखाई गई है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो क्लोरीन आप इसमें ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे CH3Cl प्रोड्यूस होगा, तो मीथेन से क्लोरोमीथेन बनेगा। अगर आप ओके यहाँ से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिस हैपेंस और HCl भी हमें मिलता है। अगर आप
एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन लेते हैं तो सारे हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे वन बाय वन रिप्लेस होके मींस एक नया प्रोडक्ट हमारे सामने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. चौथी रिएक्शन है विच इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो इसके केस में हम कोई और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं. लेट्स सपोज हम अल्कोहल्स में कोई एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि ये भी हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड लेंगे. अल्कोहल लेट्स सपोज CH3 CH2OH. ठीक है, हमने एथेनॉल लिया. एथेनॉल भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा. लेट्स सपोज इसको हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे. तो इसमें आप देखें क्या प्रोडक्ट बनेगा, वेदर इट इज सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और नॉट. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CH3 CH2 एंड यहाँ पे आयोडीन आएगा प्लस विल बी गेटिंग H2O इन द रिएक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे आयोडीन सब्स्टिट्यूट करता है किसको, दिस OH ग्रुप को यहाँ से निकालता है एंड खुद यहाँ पे आ जाता है. सो दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक एटम ने ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किया एंड एक यहाँ पे वी कैन से हेलो अल्केन बना है इस रिएक्शन के अंदर. तो इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के भी.